गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग 8वें चैप्टर में अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं। इससे पहले हमने 8वें चैप्टर में जो डिस्कस किया था वो है ग्रीन इफेक्ट, ओजोन परत का पर कुप्रभाव। तो ये सब चीज़ें हमने देखी थी। उसके बाद आज हम लोग देखते हैं पर्यावरण संकट तथा प्रकोप का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है। पर्यावरण पे जो संकट है उसके बारे में परिभाषा हम लोग देखते हैं। पर्यावरण संकट होता क्या है इस बारे में हम लोग देखें। पर्यावरण संकट वे गंभीर घटनाएं हैं जो प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा हमारे ऊपर आती हैं। तो जो प्राकृतिक क्रियाएं होती हैं, जो नेचर के द्वारा देन होती है, उसके बाद में जो घटनाएं घटित होती हैं उसके द्वारा जो हमारे ऊपर संकट आता है उसको पर्यावरण के संकट या पर्यावरण की घटनाओं को हम लोग नामांकित कर सकते हैं। इसकी गंभीरता इतनी अधिक होती है कि जो जीवधारी तथा मनुष्यों में सहनशीलता से ये परे होती है। एक मनुष्य के जो सहनशीलता होती है इससे ये बहुत आगे होती है और ये संकट काफ़ी बड़ा हो जाता है और मनुष्य उसके बारे में कोई प्लान नहीं कर पाता। उन प्लानिंग की वजह से मनुष्य बहुत पीछे रह जाता है और वो संकट मनुष्य के लिए बहुत भारी पड़ता है। अगर पर्यावरण संकट का दबाव के बारे में हम लोग देखें तो इस गंभीर घटनाओं से मानव जीवन खतरे में होता है। काफ़ी जान माल का नुकसान होता है और जान माल दोनों में क्षति होती है। इन्हीं कारणों के आधार पर इन्हें दो भागों में हम लोग विभाजित कर सकते हैं। ये जो पर्यावरण संकट है उसको हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, प्राकृतिक संकट या प्रकोप। दूसरा है मनुष्य द्वारा उत्पन्न संकट या प्रकोप। दो प्रकार से, एक प्राकृतिक के द्वारा होते हैं कि यह मनुष्य के द्वारा खुद क्रिएट की होती है, तो उनको हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। प्राकृतिक संकट तथा प्रकोप को हम लोग देखें तो ये जल या स्थलीय और वायुमंडलीय घटनाओं की अधिक गंभीरता हो जाती है जब वे संकट तथा प्रकोप का रूप धारण कर लेती हैं। इस प्रकार प्राकृतिक संकट तथा प्रकोप दो प्रकार के हो सकते हैं। जो प्राकृतिक संकट है उसको आगे हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। स्थलीय संकट है, ये सामान्य रूप से पृथ्वी के धरातल पर होने वाले प्राकृतिक गंभीर घटनाओं को हम लोग इसमें शामिल करते हैं, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट वगैरह है, भूकंप है और भूस्खलन वगैरह है। ये दो तीन चीज़ें हैं, आपने सुना होगा बार बार, वहाँ भूकंप आ गया, हमने ये देखा है कि वहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट हो गया। हमने पहाड़ी एरिया में देखा है कि हम लोग घूमने गए थे, वहाँ पर लैंडस्लाइड हो गया। तो ये सब चीज़ें प्राकृतिक संकट में हम लोग शामिल कर सकते हैं। दूसरा वाला जो है वो वायुमंडलीय संकट या प्रकोप कहलाता है। इनका मौसम या जलवायु की बाह्य गंभीर परिस्थिति के कारण इसे उत्पन्न होते हैं। ये वायुमंडलीय प्रक्रियाओं के या बल के कारण संकट पैदा होता है, वायुमंडल में उत्पन्न होते हैं। इसमें वायुमंडलीय बाह्य संकट प्रकोप कहते हैं। इसमें भी घटना होने के कारण दिखाई नहीं देती और इसका भी जो प्रकोप है काफ़ी विशाल होता है। ये घटना भी दो प्रकार की हो सकती हैं। असामान्य घटनाएं जैसे चक्रवात आना, बिजली का चमकना, ओलों की वर्षा होना, आग का लगना, इस प्रकार की ये घटनाएं जो होती हैं उनको हम लोग वायुमंडलीय संकट कहते हैं। और आपने सुना भी होगा वहाँ बिजली गिर गई, वहाँ ये हो गया, इस तरह की घटनाएं आपने सुनी भी होंगी। तो ये हम लोग वायुमंडलीय घटनाओं में इसको शामिल कर सकते हैं। इसमें जो दूसरी प्रकार की जो घटनाएं होती हैं वो है संचित वायुमंडलीय संकट का प्रकोप होता है, जो कि ऊपर से वायुमंडल के द्वारा ही होता है। और उसके बाद में वायुमंडलीय संकट का प्रकोप जो है हम लोग वन बाई वन हम लोग डिस्कस। पहला वाला है कि असामान्य घटनाएं होती हैं, दूसरी वाली ये है कि संचित वायुमंडल में संकट तथा प्रकोप होता है। ये कम्युलेटिव एटमॉस्फेरिक हैजार्ड होते हैं, उसके द्वारा ये उत्पन्न होते हैं, जैसे सूखा आना, शीत लहर का आना, ग्रीष्म लहर का आना, बाढ़ का आना। इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं उसको हम लोग इस कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं। कुछ समस्याएं असामान्य घटनाएं होती हैं, जैसे भारत में चक्रवातों का उदाहरण बंगाल की खाड़ी का मिलता है, जिसमें संकट उत्पन्न होता है। इन चक्रवातों के कारण समुद्र का पूर्वी तटीय भाग प्रभावित होता है। इन चक्रवातों का प्रभाव पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में अनेक स्थानों पर हमें पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक गंभीर चक्रवात 1990 में आया था, जो नवंबर 1977 के चक्रवात से 25 गुना बड़ा था। इसके कारण मानव जीवन, अन्य जीवधारियों जैसे कृषि, वनस्पति, फसलों, मानवीय निर्माण
मकान, रेल, सड़क, बिजली तथा संचार के साधनों में काफ़ी नुकसान हुआ था। कई बार ऐसा होता है कि संचित वायुमंडलीय जो घटना होती हैं उनका प्रकोप होता है। बाढ़ का आना, सूखा पड़ना उदाहरणतः संचयी वायुमंडलीय संकट के हैं, जो कि बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा आ जाता है। बाढ़ के तात्पर्य नदियों में पानी इतना अधिक हो जाता है कि ये नदी का जो वेग है काफ़ी तेज़ हो जाता है और ये आसपास के एरिया में फैल जाता है और जो मनुष्यों की बस्तियां वगैरह उनको बहा के ले जाता है, खेतियों को बहा के ले जाता है और ये बाढ़ काफ़ी नुकसानदेह हमारा साबित होता है। पर्यावरण के विघटन का अर्थ है क्या? पर्यावरण का विघटन का जो अर्थ है, संपूर्ण पर्यावरण में गुणवत्ता की गिरावट के कारण मानवीय क्रियाओं के द्वारा जब ये विघटन होता है उसको हम लोग पर्यावरण के विघटन का रूप दे सकते हैं। इसके विपरीत पृथ्वी में पर्यावरण का मूल स्वरूप तथा तत्वों में बदल जाते हैं, जिससे संपूर्ण जैविक समुदाय तथा मानव समाज पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। क्योंकि दोनों में सार्थक अंतर होता है। इनका संबंध पर्यावरण की गुणवत्ता से है, परंतु इन्हें विभिन्न परिस्थितियों में प्रयुक्त किया जाता है। पर्यावरण वायु के विघटन का कारण प्रदूषण हो सकता है। पर्यावरण के विघटन का कारण प्रदूषण तथा प्राकृतिक संकट प्रकोप होता है, जो कि हमें देखने को काफ़ी मिलता है, जैसे भूचाल का आना, बाढ़ आना, मानवीय क्रियाओं जैसे बांध के टूटने से विस्फोट आदि होना। इस प्रकार की जो घटनाएं हैं इनको हम लोग पर्यावरण विघटन का अर्थ दे सकते हैं। अगर हम लोग पर्यावरण के विघटन के कारणों को हम लोग देखें तो इसके भी अनेक कारण हैं। मेनली इनको हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके जो पहला जो कारण है प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा, नेचुरल प्रोसेस है उसके द्वारा होता है। भूकंप, भूचाल, आंधी आना, बाढ़ आना, वनों में आग लगना, सूखा पड़ना, अति वर्षा होना, इस प्रकार मनुष्य का नियंत्रित नहीं होता और ये मनुष्य के नियंत्रण से बाहर होता है, इसलिए मनुष्य को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। हमारा जीवन काफ़ी अस्त व्यस्त हो जाता है। इसकी जो दूसरी क्रिया है मानवीय क्रियाओं में ह्यूमन एक्टिविटी है, ये क्रियाएं नियंत्रित की जा सकती हैं। इनका प्रभाव धीमी गति से निरंतर होता रहता है। तो ये दूसरी प्रकार की क्रियाएं हैं। तो इनको हम लोग अनेक भागों में डिवाइड करके, अनेक हेडिंग के अंदर डिवाइड करके इनको हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। आधुनिक तकनीकी का विकास होना, जनसंख्या की वृद्धि में का विकास होना, प्राकृतिक संसाधनों के अधिक उपयोग से है, औद्योगिक विकास तथा कारखानों का खुलना है, शहरीकरण के द्वारा है, शहरों के विकास के द्वारा है, मनुष्य द्वारा आर्थिक कार्यों का अधिक विकास करना है, कृषि में रासायनिक खाद का और उनका उपयोग करने से होता है। तो ये थे आपके पर्यावरण के विघटन के कारण जो कि हमें हमेशा दिखाई देते हैं। पर्यावरण प्रदूषण और पर्यावरण विघटन में एक अंतर होता है, जो कि 1 बाय 1 आप देख सकते हो। आप लोग आपकी बुक में बहुत अच्छा दिया हुआ है, उसके हेडिंग वाइज आप लोग उसको देखोगे तो आपको काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। जैसे मानवीय क्रियाओं से होता है, संकुचित प्रत्यय से होता है, प्रदूषण या कुछ प्रभाव धीमी गति से निरंतर होता है, परिस्थिति तंत्र से प्रभावित करता है। तो इस प्रकार के ये जो लक्षण हैं इनको आप लोग अलग अलग हेडिंग में आप लोग देख सकते हो। पर्यावरण विघटन के अनेक प्रकार होते हैं। जैसे पर्यावरण विघटन का एक व्यापक प्रत्यय है, जब पर्यावरण की गुणवत्ता में गिरावट आती है तो समाप्त भी हो जाती है। पर्यावरण में विघटन प्राकृतिक क्रियाओं तथा मानवीय क्रियाओं द्वारा स्थानीय स्तर से विश्व स्तर तक होता है। प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा अचानक विपरीत प्रभाव पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, यह नष्ट भी हो जाता है। पर्यावरण की गुणवत्ता में हानि होती है, जिसे हम सभी संकट या घटना कहते हैं। तो पर्यावरण जो विघटन के दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। जो पर्यावरण का विघटन है उसको हम दो वर्गों में डिवाइड कर सकते हैं। पर्यावरण एनवायरमेंटल पोल्यूशन और दूसरा है हजार्डियस इवेंट्स। इस प्रकार के इवेंट्स हैं, उनको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं और अलग अलग हेडिंग में इसको हम लोग पढ़ सकते हैं। इसमें हम लोग देखें तो पर्यावरण संकट तथा घटनाएं जो होती हैं वो कारकों के आधार पर हम इन्हें भी दो उपभागों में डिवाइड कर सकते हैं। प्राकृतिक संकट नेचुरल हजार्ड्स और प्राकृतिक संकट नेचुरल हजार्ड है। इस प्रकार के विघटन प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा होते हैं, अर्थात प्राकृतिक कारकों द्वारा उत्पन्न होते हैं।
इन्हें 3 भागों में अगेन सब डिवीजन में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे हजार्डियस या टेरिटोरियल हजार्ड्स बोलते हैं। दूसरा वायुमंडलीय संकट है, एटमॉस्फेरिक हजार्ड है, उसको भी बोल सकते हैं। संचयी वायुमंडलीय संकट है, इसको भी हम लोग इसमें शामिल कर सकते हैं। इसमें जो दूसरे नंबर पे है मानव द्वारा उत्पन्न संकट, इसको भी हम लोग 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। मानवीय जो विक्रियाओं का अचानक प्रभाव होता है, जैसे जंगलों में आग लगना, पहाड़ों का गिरना, जहरीली गैस का कारखानों से निकलना, परमाणु विस्फोट होना, इस प्रकार की जो घटनाएं हैं इसको मानवीय घटनाओं में हम लोग पढ़ सकते हैं और इसका अध्ययन कर सकते हैं। इसको अगर इसके 3 भाग देखें, उपभाग देखें हम लोग, तो भौतिक पर्यावरण का विघटन है, जो मनुष्य कृषि विकास हेतु वनों को नष्ट करने के से आग लगाते हैं तो उसका फिर वनों में आग फैल जाती है, इस प्रकार इसका काफ़ी विनाश होता है। इसका दूसरा जो भाग है केमिकल एंड न्यूक्लियर हजार्ड्स है, मनुष्य परमाणु बमों का विस्फोट के लिए समुद्र तथा मरुस्थल में अपना प्रयोग करता है, उसके बाद भी काफ़ी नुकसान होता है। जैविक संकट है, बायोलॉजिकल जो हजार्ड्स है उसके द्वारा भी इस प्रकार का संकट उत्पन्न होता है। तो ये कुछ संकट हैं जो कि हमें मानवीय क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न होते हैं, तो हमें इनका सामना करना पड़ सकता है। पर्यावरण प्रबंधन परियोजना है, जो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान है, ये हमने बनाए हुए हैं। जैसे इनको व्यवस्था के अनुसार हम लोग 2 भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे वैज्ञानिक प्रयोगशाला के निरीक्षण में आने के संबंध में भविष्यवाणी की जाती है, तो हम और उसका अंदाज़ा लगा लेते हैं भविष्यवाणी के द्वारा और इसका प्रबंधन किया जा सकता है। इसमें सुरक्षा के उपाय हम लोग कर सकते हैं और इसके लिए प्रभावशाली योजना भी तैयार कर सकते हैं। दूसरा ये है कि संकट तथा प्रकोप के तुरंत बाद राहत कार्यों की व्यवस्था तथा प्रबंध होना चाहिए। संकटग्रस्त व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए, दवाओं की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। इस प्रकार के जो संकट हैं उनका पहले प्रबंध करके हम लोग उससे निजात पा सकते हैं। इस प्रकार का हम लोग प्रबंध कर सकते हैं। कल हम लोग करेंगे प्लेनेटरी हैजार्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। आज इतना ही काफ़ी है। आप लोग सेफ रहे, सुरक्षित रहे, अपनी पढ़ाई ठीक से करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।